हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड का अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर को देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरा इस चैप्टर को देखेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का बनाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गांव फतेहपुर की कहानी दिया हुआ है, तो देखते हैं। गांव फतेहपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है। गांव फतेहपुर में क्या मुख्य क्रिया है? तो खेती। इस गांव में पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि है। इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन को समायोजित किया जाता है। इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को क्या किया जाता है? तो समायोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है, इस गांव के पूर्व में, किस गांव के? तो फतेहपुर गांव के पूर्व में पुनपुन नदी है तथा पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। पूर्व में कौन सी नदी है? तो पुनपुन नदी। और पश्चिम में कौन सा सड़क मार्ग है? तो पटना गया मुख्य सड़क मार्ग। फतेहपुर गांव पटना से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। फतेहपुर गांव पटना से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो 9 किलोमीटर की दूरी पर। यह सड़क से पूर्व की ओर है। फतेहपुर गांव सड़क से किस ओर है? पूर्व की ओर। इस सड़क पर प्रायः बैलगाड़ी, मोटरगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं? 1500 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं। गांव में अधिकांश लोग क्या है? भूस्वामी है। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं। किस गांव में? फतेहपुर गांव में। कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं तो उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए। गरीब लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1/4 है, जिनके घर मिट्टी और फूस के बने हैं। जिनके घर किसके बने हैं? तो मिट्टी और फूस के बने हैं। गांव में बिजली उपलब्ध है। पटना से नज़दीक होने के कारण गांव में बिजली उपलब्ध किसके कारण है? तो पटना से नज़दीक होने के कारण। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल एवं साथ ही एक डिग्री कॉलेज है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल है। आगे देखते हैं। गांव में डाकघर, आंगनबाड़ी, महिलाओं की आंगनबाड़ी क्या है? तो महिलाओं की संगोष्ठी, कला मंच, स्टेज, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय एवं प्रसिद्ध काली मंदिर आधुनिक आकर्षण का केंद्र है। फतेहपुर गांव में श्री फतेहेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। फतेहपुर गांव में श्री फतेहेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर फतेहपुर गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। अगला पॉइंट है, फतेहपुर गांव अन्य गांव कस्बों की तुलना में काफ़ी आधुनिक एवं उन्नत है। यहाँ सड़क, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है। किसके द्वारा होता है? उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य में संलग्न है। लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार के किसमें लगे हुए? तो कार्य में संलग्न है। खेतीहर किसान, खेत कारखानों में काम करने वाले मजदूर, कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार आदि समाज के विभिन्न वर्ग किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं।
लघु विनिर्माण, परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी, गैर कृषि क्रियाएं। लघु विनिर्माण, परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी, ये सभी कौन सी क्रियाएं हैं? तो गैर कृषि, मतलब कृषि से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं उत्पादन। उत्पादन को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्शन। तो देखते हैं अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य भाग है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य भाग क्या है? उत्पादन। उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है। किसके द्वारा समाज में वस्तुएं एवं सेवाओं का सृजन होता है? तो उत्पादन के द्वारा, और इसी के द्वारा ये हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है? संतुष्ट करती है। अगला पेज देखते हैं। उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है। उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से इसे ही उत्पादन कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं? तो उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से इसे ही क्या कहा जाता है? उत्पादन कहते हैं। जैसे बढ़ी लकड़ी को काट छाट कर उससे टेबल या कुर्सी बनाता है, ये उत्पादन है। आगे देखते हैं उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें उत्पादन के क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देता है, उसे वह क्या है? उत्पादन का साधन है। वह क्या है? उत्पादन का साधन। अन्न उपजाने के भूमि, हल बैल, बीज, मजदूर, सिंचाई, दवाई इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अन्न उपजाने के लिए भूमि, हल बैल, बीज, मजदूर, सिंचाई, दवाई इत्यादि की आवश्यकता पड़ता है। अब हल बैल की जगह ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ता है। कारखानों में उत्पादन करने के लिए भूमि, मकान, मशीन, मजदूर, पूंजी, संगठनकर्ता, बाजार इत्यादि का सहयोग आवश्यक होता है। उत्पादन के 5 साधन है। उत्पादन के कितने साधन है? 5। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा व्यवस्था या संगठन, पांचवा उद्यम या साहस। उत्पादन के कितने साधन है? 5। भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, पांचवा उद्यम या साहस। तो चलते हैं एक सभी को देखते हैं। पहला भूमि। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ती है? भूमि की आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब है जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह से। साधारण अर्थ में भूमि का अर्थ क्या है? तो भूमि का अर्थ है जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह से। अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से है। भूमि के अंतर्गत भूमि के ऊपरी सतह के अतिरिक्त पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज आदि सम्मिलित है। ये सभी भूमि के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है। प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है। प्रकृति के मुफ्त उपहारों से सर्वदा उत्पादन में सहायता मिलती है। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, मतलब ये एक्टिव नहीं है। भूमि उत्पादन का कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। भूमि उत्पादन का मौलिक साधन भी कहा जाता है।
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि क्या है? तो भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से, उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए, जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। ये परिभाषा मार्शल के अनुसार है भूमि का परिभाषा। आगे देखते हैं, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसे संसाधन है? एक प्राकृतिक संसाधन है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से पता चलता है कि खेती की आधुनिक विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक प्रयोग किया है। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या हो गई है? कम हो गई है। आगे देखो, भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का क्या होता है? अत्यधिक दोहन होता है। जैसे एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है। तो भूमि के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। भूमि स्थिर है। भूमि क्या है? स्थिर। ये भूमि गतिशील, भूमि में गति नहीं होता है। तो जैसे फतेहपुर खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ काम करने वालों में 75% लोग भूमि स्थिर है। लैंड इज स्टैटिक। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। फतेहपुर में खेती क्या है? उत्पादन की प्रमुख क्रिया। यहाँ काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर है? तो खेती पर निर्भर है। आगे भूमि के बारे में देखते हैं। जुलाई से अक्टूबर बरसात के मौसम। खरीफ फसल में किसान मुख्यतः धान एवं हरी सब्जियां उगाते हैं। नवंबर से फरवरी जाड़े के मौसम में रबी फसल में प्रायः गेहूं, दलहन, तिलहन एवं आलू की खेती होती है। गन्ने की खेती में 1 वर्ष लगता है। गन्ने की खेती में कितना वर्ष लगता है? 1 वर्ष लगता है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। आगे पॉइंट, गांव में भूमि का माप बीघा, कट्ठा, धूर आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में किया जाता है। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। नदियों, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। नदियों, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में कैसी सिंचाई होती है? अच्छी सिंचाई होती है। दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है क्योंकि वह ऊंचा होता है। कुल कृषि क्षेत्र के 40% से कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। कुल कृषि क्षेत्र जितना है 40% से कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। अगला पॉइंट भूमि के बारे में देखते हैं। बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? तो बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित होता है? तो खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। 1960-70 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि और 2 भैंस था और उसी से का पालन पोषण होता था। मुरारी के 3 पुत्र था और तीनों ने 1-1 बीघा खेत 1-1 हेक्टेयर भूमि में बट गया। मुरारी को 3 पुत्र थे और मुरारी की मौत के बाद तीनों 1-1 हेक्टेयर भूमि तीनों भाई में बट गया। अगला देखते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसानों की भूमि में क्या होता है? वितरित होते रहता है, भूमि कम होते रहता है, भूमि बढ़ता नहीं है। आगे देखते हैं। भूमि के बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं श्रम के बारे में। श्रम को कहते हैं अंग्रेजी में लेबर। तो श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम उत्पादन का
कौन सा महत्वपूर्ण साधन है? तो दूसरा, पहला है भूमि। श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। बिना परिश्रम के कुछ भी काम संभव नहीं होता है। इसी प्रकार श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन भी संभव नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से श्रम दो प्रकार के होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से श्रम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला शारीरिक श्रम जिसे कहते हैं फिजिकल लेबर, और दूसरा मानसिक श्रम जिसे कहते हैं मेंटल लेबर। उत्पादन में शारीरिक श्रम तथा मानसिक श्रम दोनों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रम का उपयोग किया जाता है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है, लेकिन भूमि को क्या कहता है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन कहा जाता है। उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य किया जाना चाहिए। किस उद्देश्य किया जाना चाहिए? तो आर्थिक उद्देश्य। उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम का परिभाषा क्या है? तो श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। मजदूरी क्या है? तो राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है, अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है। अब आगे देखते हैं पूंजी के बारे में। तो साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब रुपये पैसे से लगाया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब किससे लगाया जाता है? तो रुपये पैसे से लगाया जाता है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने, मकान आदि पूंजी के अंतर्गत आते हैं। द्रव के केवल उसी भाग को पूंजी में सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी किसे कहते हैं? तो धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। पूंजी उत्पादन का क्या है? एक प्रमुख साधन है, जिसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है, जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्पादन के लिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पूंजी क्या है? तो प्रोफेसर मार्शल के पूंजी क्या है? तो प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है। जिसे क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, पूंजी कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पूंजी क्या है? तो प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है। जिसे क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, पूंजी कहलाती है। पूंजी की व्यवस्था अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। पूंजी की व्यवस्था अधिसंख्यक छोटे किसानों को क्या करना पड़ता है? तो पूंजी व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब आगे देखेंगे संगठन। व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। जितना ही अच्छा उद्यमी होगा उतना ही व्यवस्था या संगठन चुस्त होगा। अगला पॉइंट है संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। अगला पॉइंट क्या है? संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को
उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था या संगठन कहते हैं। व्यवस्था या संगठन किसे कहते हैं? तो उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं। और जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता कहते हैं। अगला पेज देखते हैं। साहस या उद्यमी इंटरप्राइजेज। तो उत्पादन करने में उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। उत्पादन करने में संगठनकर्ता या उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ प्राप्त करना होता है। उत्पादन कार्य जोखिम से भरा होता है। उत्पादन कार्य क्या होता है? जोखिम से भरा हुआ होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे ही उद्यमी या साहस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उद्यमी या साहस। तो उद्यमी या साहस किसे कहा जाता है? तो उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे ही उद्यमी या साहसी कहा जाता है। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को ही साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे क्या कहते हैं? तो साहसी या उद्यमी कहते हैं। उत्पादन क्या हो, ये परेशानी रहता है कि उत्पादन क्या करना है। तो अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है कि उत्पादन क्या हो। हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटाकर ही दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से ही हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उत्पादन के साधनों का कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे भूमि पर खेती या कल कारखाने लगाए जा सकते हैं। उत्पादन के साधनों की महत्ता क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्या पड़ती है? तो आवश्यकता पड़ती है। यह काम व्यवस्थापक अथवा संगठन करता है। अगला पॉइंट, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसी प्रकार उत्पादन में भी सभी साधनों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन तथा उपयोगिता सृजन के कई तरीके हैं, जिसमें कि पहला है रूप उपयोगिता, दूसरा स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, चौथा स्वामित्व उपयोगिता, पांचवा सेवा उपयोगिता, छठा ज्ञान उपयोगिता। ये सभी का उपयोग करके उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट, वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। तो वस्तुएं एवं सेवाओं का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। वस्तुएं एवं सेवाओं का दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। पहला उपभोग की वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स। तो देखते हैं आगे, उपभोग की वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तुएं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है, वे वस्तुएं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है उसे उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, पुस्तक, कलम, रेडियो आदि। उपभोग की वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ, और दूसरा है टिकाऊ वस्तुएं। तो देखते हैं, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं जिनका हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है उसे एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे खाद्य एवं पेय पदार्थ, जिसे एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है टिकाऊ वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जिनका एक लंबे समय तक उपभोग होता है उसे टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे मकान, साइकिल, टेलीविजन, घड़ी आदि। उत्पादक वस्तुएं क्या है?
तो वैसे वस्तुएं जिनका अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। उत्पादक वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। उत्पादक वस्तु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जैसे गैर टिकाऊ और टिकाऊ। गैर टिकाऊ में कच्चा माल खाद बीज हो जाएगा उत्पादक में, और टिकाऊ में मशीन यंत्र उपकरण इत्यादि। तो यहाँ हम लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एनसीईआरटी का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का है, बीटीबीसी का। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 3, 4, 5, 2। तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो 5। अगला प्रश्न, उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ क्या होता है? नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना। तो आगे हम पढ़ा चुके हैं उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। अगला प्रश्न है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? तो पहला ऑप्शन श्रम, दूसरा संगठन, तीसरा साहसी, चौथा भूमि। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन है भूमि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो भूमि की विशेषता कौन सी है? तो भूमि की विशेषता उसमें गतिशीलता का अभाव। भूमि गतिशील नहीं होता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो पहला ऑप्शन प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन जमीन की ऊपरी सतह, तीसरा जमीन की निचली सतह, चौथा केवल खनिज। तो इसका आंसर होगा प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? पहला ऑप्शन बढ़ी, दूसरा भिखारी, तीसरा ठग, चौथा शराबी। तो इसका आंसर होगा बढ़ी। बढ़ी उत्पादक है, बाकी भिखारी, ठग, शराबी उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन है वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। तो उत्पादन का साधन क्या है? श्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? कौन उत्पादन का साधन नहीं है? पहला ऑप्शन संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। तो इसका आंसर होगा उपभोग। उपभोग उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी ये तीनों उत्पादन का साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पूंजी है? निम्नलिखित में कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, किसान का हल, घर के बाहर पड़ा पत्थर। इसका आंसर होगा किसान का हल। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन व्यवस्थापक, दूसरा पूंजीपति, तीसरा साहसी, चौथा संचालक मंडल। तो इसका आंसर होगा साहसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, तीसरा ऑप्शन शिक्षक द्वारा अध्यापन, चौथा संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा अध्यापन। अब हम लोग भरने वाला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है, श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है। मतलब श्रम को उत्पादन का कौन सा संसाधन कहा जाता है? सक्रिय या निष्क्रिय? तो इसका हो जाएगा सक्रिय। कौन सा संसाधन कहा जाता है? सक्रिय संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्रम को उत्पादन का कौन सा संसाधन कहा जाता है? सक्रिय संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है। मानसिक श्रम या शारीरिक श्रम? तो शिक्षक के कार्य को कहा जाता है मानसिक श्रम। कौन सा कहा जाता है? मानसिक
श्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न, डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। क्या अर्थव्यवस्था का भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है? तो इसका हो जाएगा मशीन। क्या हो जाएगा? मशीन एवं यंत्र। मशीन एवं यंत्र। मशीन एवं यंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की खाली स्थान बहुत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? तो सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? आवश्यकताएं बढ़ गई है। आवश्यकताएं बढ़ गई है। अगला प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों खाली स्थान से होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। किससे होता है? तो सहयोग से होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। लास्ट भरने वाला है, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत क्या होती है? तो वृद्धि होती है। वृद्धि या बढ़ोतरी होती है। अगला देखते हैं, सही गलत वाला। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना, ये बिल्कुल सही है। अगला, किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, ये गलत है। किसान के कार्य को मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक श्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है, ये सही है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, ये सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, ये गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये नहीं, गलत लिखोगे। अब हम लोग मिलान करने वाला देखते हैं। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक हम लोग टैक्स देते हैं, लगान। श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी। श्रम जिसे करते हैं हम लोग को मजदूरी मिलता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो जो पूंजी लगाते हैं उससे हम लोग को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। व्यवस्था का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ये जिस चीज़ के लिए व्यवस्था देते हैं, तो व्यवस्था का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो व्यवस्था का पारिश्रमिक वेतन कहलाता है। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? जो व्यवस्थापक होता है उसका पारिश्रमिक वेतन होता है। साहसी का पारिश्रमिक क्या होता है? साहसी का पारिश्रमिक होता है लाभ। तो हम लोग मिलान करने वाला देख लिए। अब हम लोग चलते कुछ और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पूंजी है? घर के बाहर पड़ा पत्थर, किसान का हल, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, फटा हुआ वस्त्र। तो इसका आंसर होगा क्या? तो कौन पूंजी है? तो किसान का हल। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे साहसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आती है? तो नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, पैसों के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन है? पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सा है? मशीनें, हल, ट्रैक्टर, सभी। तो इसमें सभी पूंजीगत वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न, चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है? चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है? बीज, कोयला, कच्चा माल, सभी। तो इसका होगा सभी। अगला प्रश्न, उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है? मशीन, औजार, हल, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। उत्पादन पूंजी सभी, मशीन भी है, औजार भी है, हल है, सभी। उत्पादन के प्रमुख साधन
कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन बता चुके हैं, कितने हैं? 5। अगला प्रश्न, उत्पाद का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना। तो इसका आंसर होगा उपयोगिता का सृजन। अगला प्रश्न, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है? तो भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। अगला प्रश्न, पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में कौन सी है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। मशीनें, हल, ट्रैक्टर, सभी। तो इसका होगा सभी। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा उसमें गतिशीलता का अभाव होता है। वह नाशवान नहीं होगा, भूमि की विशेषता नहीं है, वो मनुष्य निर्मित नहीं है, समान उर्वरता भी नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? उसमें गतिशीलता का अभाव है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, केवल खनिज संपदा। तो क्या होगा? प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? वढ़ी, भिखारी, ठग, शराबी। भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा वढ़ी। अगला प्रश्न, भूमि उत्पादन का साधन है। सक्रिय साधन है, निष्क्रिय साधन है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो निष्क्रिय साधन है। कौन साधन है? निष्क्रिय साधन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर फिर से रिपीट कर गया क्वेश्चन। तो इसका होगा उसमें गतिशीलता का अभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? वितरण, उपभोग, श्रम, विनिमय। तो इसका आंसर होगा उत्पादन का साधन क्या है? श्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग उत्पादन का साधन नहीं, बाकी संगठन है, उद्यम है, पूंजी है। अगला प्रश्न, कौन अचल पूंजी है? कौन अचल पूंजी है? तो कारखाने का भवन, कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल। तो इसका आंसर होगा कारखाने का भवन, चूंकि ये अचल पूंजी है, बाकी कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल ये चल पूंजी है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? तो पहला ऑप्शन 1955-56, 1966-67, 1975-76, 1986-87। तो इसका आंसर होगा 1966-67। अगला प्रश्न, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं हरियाणा। तो इसका आंसर होगा पंजाब एवं हरियाणा। अगला प्रश्न, भूमि के अंतर्गत आता है। भूमि के अंतर्गत आता है हल, कारखाना, जंगल, कुदाल। तो इसका आंसर होगा जंगल। क्या आता है भूमि के अंतर्गत? जंगल। अगला प्रश्न, मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है क्या? मजदूर द्वारा हल चलाना, औरतों द्वारा रोपनी करना, वकील द्वारा कचहरी में बहस करना, श्रमिक द्वारा मशीन चलाना। तो इसका आंसर होगा वकील द्वारा कचहरी में बहस करना। बाकी तीनों जो है ए, बी और डी ये शारीरिक श्रम है। अगला प्रश्न, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत किसे रखा जाता है? श्रम को, मशीन को, मकान को, मुद्रा को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुद्रा को। मुद्रा क्या है? कार्यशील है। अगला प्रश्न, गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं? तो इसका आंसर होगा 75%। किताब में था फतेहपुर। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, सभी। तो इसका होगा सभी। अगला प्रश्न, उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भूमि, श्रम, पूंजी, उत्पादन। तो इसका आंसर होगा उत्पादन के साधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? तो खाद बीज। खाद बीज क्या है? कार्यशील पूंजी है। अगला प्रश्न, पूंजी उत्पादन का साधन है। पूंजी उत्पादन का साधन है सक्रिय, निष्क्रिय, अक्षय, नैसर्गिक। तो इसका आंसर होगा पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खाद बीज। खाद बीज क्या है? चल पूंजी है। अगला प्रश्न, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। इसका आंसर होगा उत्पादन का साधन श्रम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। तो उत्पादन का साधन नहीं है उपभोग। अगला प्रश्न,